मैंने अपने लास्ट 15 से 20 साल के करियर में जो एक खास चेंज देखी है, एक सी चेंज देखा है, वो ये है कि आज एक 35 से 40 साल का आदमी को भी पूछना पड़ रहा है कि मैं ट्रेडमिल में चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता हूँ। हमने बहुत न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी, अल्टीमेटली इवन जिम ओनर्स ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि पहले हेल्थ चेक करिए, उसके बाद आप ट्रेनिंग शुरू करिए। सो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग चेंज मुझे दिख रहा है हमारे 90s से लेकर अभी लेटेस्ट जो चेंजेस हैं। अगर हम इसके पीछे की बात करें रीज़न क्या है, तो इसमें है, हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ मतलब क्या? जो हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली जो हमारी नसें हैं, उनके अंदर हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि वसा जमा हो जाती है, आप कह लीजिए फैट जमा हो जाती है, या हम उसको बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दे देते हैं कि वो जमा हो जाता है। तो होता क्या है कि उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, वो जो पाइप ने जितना ब्लड सप्लाई करना था उस नस ने हार्ट को, वो नहीं कर पाती है। तो स्ट्रेस के टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो पहुंच नहीं पाता, आपको चेस्ट पेन होती है या सांस फूलने लगती है, और अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट अटैक। तो ये चीज़ जो है आजकल एक नंबर 1 रीज़न बन चुकी है डेथ्स का, यंग एज में भी, ओल्ड एज में भी। तो ये चेंज कैसे आया? इंडिया में पहले ये लीडिंग कॉज डेथ का नहीं था, इन्फेक्शियस डिजीजेस माना करते थे, पर ये आज के दौर पर ये एक मेन रीज़न बन चुका है डेथ्स का। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर आर कासलीवाल सर। क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के चेयरमैन हैं, और सर का बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क और क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रिवेंटिव डिजीज़ में ही है। प्रिवेंशन, जैसे हम सब लोग समझते हैं कि डिजीज़ को आने से रोकना कैसे है, इसके कारण क्या है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर कासलीवाल का। वेलकम सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम है रवि कासलीवाल और आज मेरा प्रिविलेज है कि मैं एक बहुत ही वेल नोन रिस्पेक्टेड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ हूँ, डॉक्टर हरमनदीप के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरमन। बताइए पहला सवाल। हाँ जी सर, जैसे आपको पता है कि मेरा जो मेन फोकस रहता है डायबिटीज़ पर, बट एज सच हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जी। और जो हमारा डायबिटीज़ का लिटरेचर कहता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, जो हमारा 50s का डेटा है, कि ये बहुत रेयर डिजीज़ थी तब विलेजेस में तो होती ही नहीं जी। या 1-2% लोगों में पाई जाती थी। इवन इन सिटीज़ data was saying कि only 4-5% they used to have diabetes and usually in old age। और लेकिन जो फिगर्स अब सामने आ रही हैं, जो कोविड से इमीडिएटली पहले का डेटा था, उसमें बताया जा रहा था कि दिल्ली में तो एवरी अदर पर्सन अबव द एज ऑफ 50 आइदर हैज़ प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग इंक्रीज़ है इसके नंबर्स के अंदर। तो सर, ये हार्ट डिजीज़ भी क्या इसी तरीके से बढ़ रही है? जी हाँ। तो पहले मैं 2 मिनट लूँगा। आपने जो वो सवाल रेज़ किया था कि भाई आज एक 30 साल का बंदा जाता है तो जिम ट्रेनर कहता है मैं आप करूँ कि ना करूँ, आप पहले टेस्ट तो करवा लो। यस यस। तो ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बहुत वेल डिफाइन आपने करी है कि हृदय की धमनियों में ब्लॉकेजेस चालू हो जाते हैं। तो ये तो अब लोग कहने लगे कि चाइल्डहुड डिजीज़ है। एनीवे 1960 से 2013 तक अर्बन में हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बढ़ी है 12 से 14%, और रूरल में बढ़ी है 1.7 से 8%। सो आप देख सकते हैं कि दुगनी या तिगनी हो गई हैं डिजीज़ेस हृदय की, और उसमें एक मुख्य कारण डायबिटीज़ भी है, शुगर भी है। यस यस यस। हाँ, लेकिन एक जो चीज़ बहुत ही जिसे सुन के बुरा सा लगता है कि ये डिजीज़ अब यंगर एंड यंगर इंडियंस में हो रही। हाँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर एक कॉन्ग्लोमरेशन होता है साउथ एशियंस का, तो वो कहते हैं भैया यहाँ पे इंटेंसिव केयर ज़रूर होनी चाहिए। हम उस लेवल पे आ गए हैं। यस। तो डायबिटीज़ उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही रीज़न है, बट एक मेन
कारण अपन 4 कारण ले तो एक हाँ, कारण हाँ, एक डायबिटीज ही diabetes पड़ता है, भी तो आई है। क्वाइट एग्री। तो जिस तरह से कुछ चीज़ फ्लैग कर रही है डायबिटीज के एपिडेमिक को, वही चीज़ फ्लैग कर रही है हाँ, हार्ट अटैक के हाँ, एपिडेमिक को। उसमें एक ये कारण है। यस। सर, एक जो हम अभी बात भी चल रही थी हमारी कि जब मैं बोलूँगी कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे जो पेशेंट्स होते थे 50-60 इयर्स के, और जब मैं उनकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री लेती थी कि फैमिली में है क्या, तो आमतौर पे मुझे ये आंसर मिलता था कि मेरे फादर को तो बिल्कुल एंड में जाके हुई थी, ही वाज 70 और 75। अब जो है, अब जब ये पेशेंट मेरे फॉलोअप में है और मेदांता का एक बड़ा अच्छा स्टेप भी था कि अटेंडेंस का चेक किया जाए और फ्री चेकअप हमने शुरू किया था, तो हमने क्या देखा कि इनके जो बच्चे हैं वो 30s में हैं, अर्ली 40s में हैं, उनमें भी हम डायबिटीज़ उतना ही देख रहे हैं कि उनमें इतना जल्दी हो गया कि उनके दादा में 70s में हुआ, फादर में 50s में हुआ, और इनको 30s में ही आ रहा है। तो सर, क्या ये हार्ट में भी सेम? हाँ बिल्कुल। देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स भले ही वो डायबिटीज़ में हो, भले कॉर्नियरी, वो सेम है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। फ्रेमिंगम स्टडी जब जिसने डिफाइन की थी 4 रिस्क फैक्टर्स कि अमेरिकन में हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब चीज़ें थी। अब ये चीज़ें आप देखो कि ये अगर अपन देखें आज की, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और जो हाँ मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ों में कॉमन है। डायबिटीज़ में भी कॉमन है, हार्ट डिजीज में, हार्ट डिजीज में भी कॉमन है। तो कई रिस्क फैक्टर्स जिसको अपन मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, वो तो बिल्कुल कॉमन है। और इसीलिए एक सिंड्रोम बना दिया गया है, कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यस यस, जिसमें सब चीज़ें आ गई कि भाई हार्ट भी आ गया, किडनी भी आ गई, और मेटाबॉलिक। आप लोग तो बिल्कुल सेंटर में हो, क्योंकि मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, क्योंकि अब सभी अपने कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं सामने, हाँ जी, खाना हाई फैट खाना, हाँ हाँ, यस यस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ट्रिगर अगर हार्ट की हार्टरीज के ब्लॉकेजेस को कर रही हैं, तो डायबिटीज़ को भी कर रही हैं। यस और दोनों में एक और कॉमनैलिटी है, फैमिली हिस्ट्री। यस यस, हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका कहना कि ये, और दोनों तरफ विडम्बना ये है कि हार्ट अटैक्स भी लोअर एंड लोग हो रहे हैं। आप सोचिए, कुछ 35-32 ईयर्स का बंदा छाती पकड़ के आता है, तो वो आप कहते हैं यार Yes, क्या, छोटी वो वाइफ है उसकी, कुछ बच्चा है उसके, इट्स नॉट अ गुड साइड एट ऑल। तो मतलब इस लेवल पे आ गए हम, और उसी लेवल पे आप लोग हो। और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, कई बार कहते हैं नहीं सर डायबिटीज़ तो मैं फर्स्ट टाइम ही पता पड़ी, तो जो तुमने कभी इवेल्युएट ही नहीं करा। इवैल्यूएट ही नहीं किया। यस यस यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक बात और भी जो आपने कही बड़ी अच्छी, कि जो प्री डायबिटीज़ है वो भी प्रीडिस्पोज करती है। प्री डायबिटीज़ हो लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ उतनी ही यस यस यस, उतनी ही चलती है। हाँ हाँ, तो आज हम एक बहुत ही प्रिकेरियस स्टडी में है और स्टेट में है, और इसीलिए आपने जो ये आज इंटरव्यू लिया है, तो इसका यही महत्व है कि भाई यस यस, डायबिटीज़ को बहुत सीरियसली लें, हृदय हार्ट अटैक्स को, हृदय के धमनियों की ब्लॉकेजेस को सीरियसली लें, और जल्दी से जल्दी। हाँ, अब 30 साल 35 साल की कोई उम्र रही कोई नहीं। एज लिमिट नहीं रहा है उस चेक्स का। यस यस यस, ये हमारे एक फ्रेंड है क्लीवलैंड क्लिनिक में, उन्होंने तो साथ में एक दिन घोषित किया कि नो दिस इज़ अ चाइल्डहुड डिजीज़। लोगों को 2 मिनट भी नहीं टाइम नहीं लगा इस समझ में कि भैया बंदा ठीक कह रहा है, हाँ, क्योंकि पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर आप न्यूबॉर्न बच्चे में पकड़ सकते हैं यस कि है कि नहीं है। तो उस स्थिति में अपन है। यस। सर, जैसे हम इंडियंस को या एशियंस को कह देते हैं कि हम ज़्यादा रिस्क पर हैं, तो क्या ये डिज़ीज़ सारे कंट्रीज़ में, जैसे हम यूरोपियन से कंपेयर कर लेते हैं, सब में है ये ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, या हम में ज़्यादा है? हम में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत यंगर लोगों में है। ये इम्पोर्टेंट बात है। यस यस, मेरी डॉटर जो कुछ काम करती हैं कई बार NHS के अंदर जाके, तो कहती हैं वहाँ तो 70-80 के बिलो, 65 के बिलो कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स बहुत ही रेयर आते हैं। ओके, और यहाँ तो 30 साल की उम्र पे की रेयरिटी नहीं है। हाँ, तो हम यंगर लोगों को भी देख रहे हैं, हम
मोर एक्सटेंसिव डिजीज़ भी देख रहे हैं। और हम एक और डायबिटिक पेशेंट्स में पर्टिकुलरली एक फिनोमेना देखते हैं कि तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड होती हैं और कई बार इतनी थिन होती हैं कि सर्जन एंजियोप्लास्टी जैसे हार्ट टीम अप्रोच से बात करते हैं ना, कि एक इंटरवेंशनिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन है, तो डिबेट करनी पड़ती है कि भाई अब ये एंजियोप्लास्टी करें इसमें या बाईपास करें या मेडिकल थेरेपी कंटिन्यू करें। यस। तो ये अपने साउथ एशियंस में और एशियन एथनिक ग्रुप्स में मच यंगर है। यूएस का डेटा अब ये आ रहा है निकल के कि भाई अगर आप सतर्क नहीं होगे तो जो साउथ एशियंस में हो रहा है वो फेस करना चाहोगे क्या, क्योंकि वहाँ पे भी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, यही रिस्क फैक्टर्स हैं सारे वर्ल्ड में। लेकिन जो आपका सवाल है वो बिल्कुल करेक्ट है कि अपने ग्रुप्स में जो हो रहा है, अपनी कम्युनिटीज में जो हो रहा है, वो साउथ वो एशियन डेफिनेटली ज़्यादा है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। यस। सर जैसे आप बात कर ही रहे हो रिस्क फैक्टर्स की, तो एक तो हमारा एथनिसिटी रिस्क फैक्टर हो ही गया कि एशियंस में ये ज़्यादा हो रहा है। सर बाकी भी अगर आप थोड़े और रिस्क फैक्टर्स बताएं जिसमें लोग काम कर सकते हैं, हाँ कोशिश कर सकते हैं कि उसमें जितना बेटर कर पाएं। हाँ, नहीं देखिए, जो 4 क्लासिकल अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाँ जी, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाँ जी, स्मोकिंग से मेरा मतलब है निकोटीन इन एनी फॉर्म। हाँ जी, उसके बाद आपकी आ गई फैमिली हिस्ट्री, उसके बाद आ गई पॉलीजेनिक रिस्क कोर्स। फिर अब जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसमें नंबर 1 चीज़ है साइको सोशल स्ट्रेस, हाँ जी, यस, जिसमें नंबर 1 चीज़ है ग्रोइंग ओबेसिटी, जिसमें ग्रोइंग चीज़ है लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी। तो जहाँ 4 रिस्क फैक्टर्स थे जब चालू किया फ्रेमिंगम रिस्क स्टडी को, अब वो 9 फैक्टर्स हो गए। हाँ जी, उस समय एज और मेल फीमेल में डिफरेंसेस बताते थे, अब क्या आप एज की क्या बात करोगे, अब 30 साल की उम्र में तो हो रहा है, सो व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ एज, तो उसको हमने निकाल दिया। या जेंडर जहाँ तक कंसर्न है, आप देख रहे हो इतने यंग लेडीज आजकल शोल्डर टू शोल्डर इवन अहेड ऑफ मेल्स आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर्स एंड दे आर एज स्ट्रेस्ड। In fact, ladies have triple stress because they have stress of the office, stress of the family, and stress of the children. So, यस, मेनोपॉज तक तो होते होते तो पहले ही हृदयाघात हो जाता है। या तो इसलिए ये क्लासिक रिस्क फैक्टर्स में हमने 3-4 चीज़ें ऐड की हैं जो कि हमारे दर्शकों को रियली सोचना चाहिए कि भाई ये 4 चीज़ें तो ही हैं, लेकिन साइको सोशल स्ट्रेस को ईजी मत लीजिए, ओबेसिटी को बिल्कुल अपना BMI और वो वेस्ट रेशियो लीजिए, और फिजिकल इनएक्टिविटी यस, 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 को, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब मिलके फिर एक ऐसे बास्केट बन जाते हैं कि अगर आप किसी की भी तरफ अपने इंडिया में देखेंगे तो 2 रिस्क फैक्टर तो आपको मिल ही जाएंगे। यस, 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 वहीं पे जाके ये एक एंडेमिक से एपिडेमिक बन जाता है कि भाई ये तो बहुत कॉमन है, मैं जिसको देख रहा हूँ वही तो ये नए रिस्क फैक्टर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जैसे डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो इन रिस्क फैक्टर्स में कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि एक लाइफस्टाइल है जो बहुत चेंज हुआ है ओवर दीज इयर्स, कि इवन बच्चे भी फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं। उनका भी ज़्यादा काम वो लैपटॉप कंप्यूटर्स पे हो गया है, उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है। तो सर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ इवन हमें स्कूल किड्स में मिलने लगी है, टाइप 2 डायबिटीज़, वहाँ पर भी अच्छी खासी परसेंटेज मिल जाती है, और यंग एज में 20 के बाद तो it increases like anything. High explanation. So obesity is a reason. और जो मैं हमेशा सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि भाई आपको तो डायबिटीज़ हो गई है, नेक्स्ट जनरेशन का सोचना है कि जो बच्चे अभी जिनको आप बड़ा कर रहे हो, जो मे बी अभी बिलो 10 भी हैं, तो उनका अपने डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो चेंजेस हम आपको एडवाइस करते हैं फॉर हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़ के लिए, कि ये पूरी फैमिली को फॉलो करनी है, क्योंकि रिस्क सबका ही ज़्यादा है। सर इन रिस्क फैक्टर्स में जैसे हमने एक कोलेस्ट्रॉल की बात करी है, ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जी। तो सर बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बताएं। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL जो है अपना, और डायबिटीज़ के चलते ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं,
ये धमनियों में बिल्कुल प्लाक फॉर्म करते हैं हाँ जी और वहीं पे लेके ये जो दो अपने टेस्ट हैं इंटीमा थिकनेस, हाँ femoral intima-medial thickness and calcium scoring and CT have become so important. लेकिन मैं वो नहीं बोलना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मेनली अपन इसको अगर लंप करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज तो इसमें और भी कई चीज़ें आती हैं, हाँ जैसे कैंसर्स भी हैं और भी हैं, लेकिन इन सब का कॉमन बैकग्राउंड अगर आप देखें तो 3-4 ही होंगे. हाँ जी हाँ जी बैड डाइट, बैड डाइट यस 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 एब्सोल्युटली, हाँ हाँ cholesterol are going up, no physical activity or minimal physical activity, and of course फिर बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, डायबिटीज़ भी बढ़ गई. हाँ जी तो इसको अगर आप लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं तो मैं कई बार जोक करता हूँ लोगों से कि भाई ये वो डिजीज़ है जिसमें ना लाइफ है ना स्टाइल है. वेयर इज़ द स्टाइल? अगर आप 29 की एज पे योर टमी इज कमिंग आउट एंड योर हाँ हाँ यस 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 वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज 120 centimeters in males, then there is no style. तभी आपने जो पहली क्वेरी रेस की थी कि मेरा जिम का ट्रेनर पूछता है कि सर टेस्ट तो करवा लो पहले हाँ कि मेरे ट्रेडमिल में, तो क्योंकि ट्रेडमिल करते करते इंडिया में कई लोगों को कई लोगों यस यस ये वहीं से है कि फिर एक ही दिन में हम बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं वो इतना ब्लड दे नहीं पा रही हैं. हाँ जी So there is a mismatch between the demand of the heart and the supply coming from the heart arteries. हाँ जी हाँ That causes the majority of the problem. सारे sudden deaths इससे तो नहीं होते, लेकिन काफ़ी majority तो लाइफस्टाइल से होती हैं, बैड लाइफस्टाइल्स. हाँ जी हाँ अब उस बैड लाइफस्टाइल में आप साइको सोशल भी जोड़ दीजिए, स्ट्रेस जोड़ दीजिए, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जोड़ दीजिए, हाँ जी बैड डाइट जोड़ दीजिए, तो ये ऐसा कंपेंडियम बन गया जिसमें डायबिटीज़ भी आ गई, हाई ब्लड प्रेशर भी आ गया, हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज तो आई. हाँ जी वो तो हम अगर अच्छा लाइफस्टाइल रन करते हैं तो कितनी दवाई बीमारियों से हम बचते हैं. सबसे पहले यही देखने की बात. हाँ जी हाँ जी यस यस सर जैसे किसी का जैसे मैं डायबिटीज़ की अगर बात करूँगी तो जैसे हम काफ़ी टाइम लोगों को बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नंबर्स को अच्छा रखना है. स्टार्टिंग में 40 के बाद तो इंडिकेशन हमारे है ही कि देना ही है आपको कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, बट कोलेस्ट्रॉल का सर कोई लिमिट होता है? ये डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर्स कि आपको कितना रखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं मेरा तो नॉर्मल ही है, तो रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली कि किसी को हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, या मैं डायबिटीज़ में सिर्फ प्रिवेंटिव दे रही हूँ, तो कुछ नंबर्स आप मेंशन कर नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, मेरा पेशेंट डायबिटीज़ पे ठीक चल रहा है, मैं एक एडिशनल दवाई दूं कि ना. नहीं दूँ यस 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 हाँ जी डॉक्टर यूजीन ब्राउनवर्ड जो कि वर्ल्ड में माने जाते हैं फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, यस यस वो ये कहते हैं कि अगर आप प्रिमॉर्डियल जैसे कि डिजीज़ हो ही ना, उसमें अगर आप बिलीव करते हो तो हर व्यक्ति का जो यहाँ बैठा है अपने आसपास कोलेस्ट्रॉल लेवल अडल्ट का 60 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होना. हाँ जी यस यस तो मेरे ख्याल से इंडिया में और भी कम होना चाहिए. मुझे तो लगता है हाँ जी लेकिन yes, yes. डायबिटीज़ के साथ जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर शुगर पेशेंट आपके डिपार्टमेंट से आता है, उसकी अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, और मैं बायोकेमिस्ट के लेवल से नहीं जा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दी है उसके ऊपर, जहाँ डायबिटीज़ आ गई तो वैसे ही वो हाँ जी एक्सट्रीम उसमें आ गए, रिस्क में आ गए, तो अगर 100 के ऊपर है तो वी विल टेल देम कि सर हम आपको दवाई दे रहे हैं. हाँ जी एस्प्रिन इस विदहोल्ड करते हैं क्योंकि ये जब तक कि कॉर्नरी आर्टरी सीटी कॉर्नरी में कोई प्लाक ना पड़ा, हाँ जी बट अदरवाइज जिसकी ज़रूरत भी नहीं है हर पेशेंट को कराने में. लेकिन ये इतना डेटा अगर अपने पास है, हमें फुल जस्टिफिकेशन है कि हम उस पेशेंट को पहले लाइफस्टाइल कहें कि भैया आप एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, और उसको 6 महीने बाद इवेल्यूएट करें. फिर भी अगर आई है तो एक डोज और स्टैटिन की ज़रूर चालू करनी चाहिए. हाँ जी इसमें कोई दो राय नहीं, बिकॉज डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स तो वही है. हाँ जी अदरवाइज डायबिटीज़ भी चलती रहेगी, वो भी चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली तो फिर डेवलप करनी है. तो यस फिर यस यस लेकिन आई थिंक अपन सबको लोगों को सोचना चाहिए प्रीमॉर्डियल यस 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 प्रिवेंशन, जैसे कि बच्चे की स्टेज से डिजीज़ हो ही ना, ये फिर होएगा प्राइमरी,
कि भाई अब 30 साल के हो गए लेकिन अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ? फिर हो गया सेकेंडरी कि भाई अब हार्ट अटैक तो हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? तो जो लास्ट स्टेज है वो सिंपलेस्ट है ट्रीट करने के लिए। Yes, yes. लेकिन एक्चुअली Actually, देश की क्या ज़रूरत है? देश की ज़रूरत है पब्लिक अवेयरनेस, yes, जैसा आप आज कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट इज रिक्वायर्ड। yes. कि भाई अगर डायबिटीज में अपने डॉक्टर को बोलो यार कि भैया मेरा कोलेस्ट्रॉल भी करो हम्म, और मुझे बताओ, और मेरी तो फैमिली हिस्ट्री भी थी हार्ट अटैक की, तो मेरे को तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। हाँ जी, और मैं ऐसे इंडिविजुअल्स में क्या अपन कैरोटिड आर्टरी में प्लाक देखेंगे, फेमोरल आर्टरी में प्लाक देखेंगे, क्या उनका अपन सीटी कराएं? yes, yes, ये फिर चीज़ें अपने आप खुल जाती हैं, रास्ता खुल जाता है अपने लिए। yes, yes, yes. सर जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है, जैसे हमने वैसे बात किया कि कॉर्नर रिस्क फैक्टर तो सेम ही है। हाँ से है। हार्ट डिजीज़ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है और हमारे में ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट में स्पेसिफिकली देखें तो क्या वो नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा बढ़ रही है एक डायबिटीज़ एक्स्ट्रा होने से? हाँ, एब्सोल्युटली। हम्म। तो उसमें कितना को रिस्क नॉर्मल के कंपैरेटिवली इंक्रीज Double. होता है? डबल। Double. ओके ओके ओके। और ये परसेंटेज नहीं है, हाँ जी हाँ जी, ये डबल है। डबल। ओके। सो ये आपने जो सवाल पूछा है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक डेनिश अभी लास्ट वीक के जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने डेनमार्क की एक स्टडी दी है हाँ जिसमें वो कहते हैं कि जी हार्ट अटैक मतलब डायबिटीज स्टार्टेड 20 years बिफोर द हार्ट अटैक। यस। वो चलते रहे सारे रिस्पेक्ट पर, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। प्लस आप लोगों का डेटा है प्री डायबिटीज में, प्री डायबिटीज में यस रिस्क इंक्रीज हो जाता है। यस। कि जब प्री डायबिटीज होगी तभी से वेस्कुलर डिजीज भी चालू हो गई। या नाउ जैसे ये डिपेंड्स कि पहले हार्ट अटैक होता है कि पहले डायबिटीज आपको कॉम्प्लिकेशन। पता चलती है या तो मतलब आप ये रिस्क समझिए, फैक्टर कॉमन चल रहा है। हाँ, तो ये समझिए कि अपन उस लेवल पे बैठे हैं कि इतना डेटा अपने पास साइंटिफिक है, नंबर वन। नंबर टू, उसमें सिंप्लिसिटी है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। यस यस यस। हाँ। तो फिर समझने में और करने में क्या क्या है। जैसे मैं बताऊं आपको, जो कहते सर मैं तो 10 बजे जॉब पे पहुंचता हूँ और फिर मैं बैठे ही रहता हूँ 8 घंटे। यस मैं कहा सर ये बताओ, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके पास 4 घंटे थे, तो उसमें तो आप फिजिकल एक्टिविटी और योग कर सकते थे। योग का रोल है, हाँ जी। स्ट्रेचिंग का रोल है, यस यस यस। मेंटल स्टेबिलिटी लाना होगा। अपन कह रहे हैं कि भाई देयर साइको सोशल स्ट्रेस, तो नाम तो बड़ा हाई फंड है, हाँ जी बट देयर आर देयर्स। हाँ देयर आर वेज टू कंट्रोल रहती है। तो अब आप आगे बैठ गए अपने चेयर। हाँ जी। चलो सर, अब आपको रेस्ट रूम जाना है, बायो ब्रेक लेनी है, तो गो टू ए रेस्ट रूम विच इज अ लिटिल फर्दर अवे। लिटिल तो वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थ्रोम्बोजेनेसिस नीट हो जाता है। फिर आपने खाना तो खाओगे आप, हाँ जी। खाना खाने जाना है, गो टू अनदर प्लेस विच इज पार्क। दो स्टेप्स आर बीइंग काउंटेड एंड Yes. कीप हर सेल फोन में हार्ट बना होता है जिसके अंदर स्टेप्स आते हैं। यार आप क्यों नहीं कोशिश करते हो? सो ये कहना कि सर मैं क्योंकि बैठा हुआ हूँ, कई बार आप कंप्यूटर अपना ऊपर रख के हाँ, आप खड़े होके भी काम कर सकते खड़े होके भी कर सकते हैं। यस यस यस। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि हम डे टू डे लाइफ में अगर फॉलो करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि क्योंकि अगर बैठने का काम है तो है भाई, बैठने का, इसमें क्या टेंशन क्या है? आई विल सेट बट आई कैन डू दीज थिंग्स। यस यस। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर डिफाइंड या कि भाई वी कैन डू दीज थिंग्स। यस यस। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए लिफ्ट लेनी नहीं है, उसके बाद तो भाई चलो इतनी हाई अपार्टमेंट से अपने वी कांट, बट कुछ तो अपन कर ही सकते हैं। ये गाड़ी जहाँ से पार्क करी वहाँ से भी तो चल के आ रहे हो ना, 2 बार चल लो यार, उसमें क्या है? या But you can add your steps. When my driver comes inside our campus, Medanta Gurgaon, I see many people. वो जहाँ एक लाइन खिंची हुई है वहाँ पे they're going up and down. तो वो अपने ऑफिस में बैठने के पहले they've already done यस 2,000-3,000, and if they've already done 4,000 at home, then by the time they go home, they've probably done 8,000. यस यस यस। तो डॉक्टर हर्बल तरीके सबके पास है। यस यस यस।
उसको माइंड के अंदर वो सेटिंग होनी चाहिए यस कि भैया, और थोड़ा सा अपनी डिवाइसेस से प्रेम कम होना चाहिए यस आफ्टर रीचिंग होम, क्योंकि जब तक आप डिवाइस बंद नहीं करोगे 2 घंटे तक, अपना कोई पैशन डेवलप नहीं करोगे, अपनी कोई हॉबी डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टेप्स में आ रही हैं. हाँ जी These are all Yes. come with because you will say now, okay, I'm going to play with my child. हाँ हाँ That will give you enough steps. yes Or sir. play table tennis with somebody. हाँ These are important things. yeah So, sedentary lifestyle in working, the person can argue कि no, मेरे लाइफ में सिर्फ sedentary लाइफ के वर्किंग ही है 8 घंटे स्ट्रेच, Yes. बाकी तो मैं एक्टिव हूँ. हाँ हाउ मेनी पीपल डू यू सी लाइक दैट? हाँ तो वो बात है कि हम इसको कर सकते. यस अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन कनेक्टेड है. रात को नींद नहीं आती जी, तो कैसे आएगी? तुम्हारी डिवाइसेस तुम्हारे ब्रेन सेल्स को यस ऐसे रखनी है, उसको एक्टिव ही रख रही है यस तो आप कैसे सोओगे? या और एक चीज़ जो कि बहुत बढ़ के आ रही है अपने इसी पॉपुलेशन में, वो है स्लीप एपनिया. यस जहाँ ओबेसिटी होगी वहाँ स्लीप एपनिया भी. होगा उसके बाद स्लीप एपनिया अगर है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगी, हाइपरटेंशन होगा, शुगर लेवल्स अगर हैं अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, स्ट्रोक और हार्ट अटैक क्यों नहीं मरेगा? यस तो ये आप कार्डियोलॉजी की और डायबिटोलॉजी के रिस्क फैक्टर्स तो एक्चुअली सिमिलर ही हैं. सिमिलर है यस सर एक चीज़ और क्लैरिफाई करिए कि डायबिटीज़ कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए. हाँ हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट. यस हाँ बिल्कुल. या देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि प्री डायबिटीज़ में भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, यस तो हमें उस लेवल तक तो लाना है ना. हाँ जी हमें उसके बाद बिकॉज हमें हार्ट का और डायबिटीज़ का है, तो फिर मेडिसिन की भी तो वैल्यू है. हाँ जी आप जैसे आप फर्जीगा देते हो, डेपाग्लिफोजिन वगैरह देते हो, हाँ जी तो उसका भी बड़ा अच्छा रोल होता है. हाँ जी तो डायबिटीज़ को तो प्रॉपर कंट्रोल करनी है. हाँ मुझे पता है, आप कई लोग कहते हैं कि नहीं, अगर HbA1c थोड़ा सा एलिवेटेड ना, इट हैज़ टू बी वेल कंट्रोल्ड एंड इट हैज़ टू बी टोल्ड टू द पर्सन कि भाई यस अच्छी तरह से अपने को कंट्रोल करनी है. और देखो सर, त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, पार्टीज़ भी होती हैं, घर में शादियाँ भी होती, चीज़ें जिसमें आप उसमें भी वैसे अवॉइड कर जाते हैं कई लोग. हाँ जी हाँ जी हाँ. अब जैसे मैंगो सीजन की बात आती है, हाँ जी तो वो कहते हैं यार मैं पूरा मैंगो पहले खाता था, अब तो नहीं खाता हाँ हूँ. जी क्यों? आई टेक 2 slices, हाँ जी आई एम सेटिस्फाइड एंड नथिंग मच हैपन्स टू माई ग्लूकोज लेवल्स. फिर आप लोगों ने जैसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अगर चालू करी, मॉनिटरिंग यस यूज इट. हु स्टॉपिंग यू? इसमें आपको लाना ही पड़ेगा सम अमाउंट ऑफ यस यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें या डिवाइसेस कह लें, which will make your further life more meaningful and easier. ये मेरा मानना है. या तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर में जाके इम्प्रूव होगी, But- जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस लेस होंगी एंड यू विल बी मोर हेल्दी. सर डायबिटीज़ में जैसे हमने ये सारी बातें करी हैं, कोलेस्ट्रॉल की भी बात करी है. डायबिटीज़ में जैसे हमने कहा कि एक तो वैसे रिस्क हार्ट डिजीज़ का नॉर्मली भी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है तो वो और डबल हो गया है. एंड उसमें सर अगर ज़्यादातर लोगों का ये होता है, जब मैं बात करती हूँ कि भाई आपको कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन शुरू करनी है प्रिवेंशन के लिए, तो लोगों को लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल तो पहले ही अच्छा है, व्हाई शुड आई स्टार्ट. तो जस्ट इसको भी एक क्लैरिफाई कर दीजिए. ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है. मतलब इवन चाइनीज़ फूड भी कई बार खाना जाता है, उससे भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं. तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट दे आर वेल डिफाइंड. और वो वेल डिफाइंड इतने हैं कि पेशेंट आ कहेगा जी मेरे काफ मसल्स में पेन है, जो कभी नहीं था, बंद कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, वो चला जाएगा. क्योंकि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है हाँ जी हाँ जी एंटी कोलेस्ट्रॉल में. लेकिन अगर अपन ये देखें कि भाई अपन ने 100 लोगों को दी और 10 के हार्ट अटैक्स रुक गए, तो इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है? हाँ जी यस. तो ये अपने को बात करके उनसे समझाना पड़ेगा. ये होता ये है कि दे विल डिस्कस विद अदर पीपल एंड देन दे विल से अरे नहीं छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे तो कोई ऐसा. इसीलिए
हम पहले कहते हैं कि भाई 3 to 6 months हम आपको सिर्फ लाइफस्टाइल दे रहे हैं हाँ जी, अलॉन्ग विद डायबिटीज मेडिसिन। अब उस 3 से 6 महीने में अगर आप नहीं ला पाए तब हम लो लेवल, नॉट लो लेवल बट मिनिमलिस्टिक दवाइयाँ चालू करें। यस यस यस। ये बात नोन है इनके साइड इफेक्ट्स, और चाइल्ड डोज देने से कभी कोई फायदा नहीं होता, देनी है तो फुल डोज देनी है सो दैट वो हमारा Yes, yes. कोलेस्ट्रॉल लोअर आ जाए, फिर हम एक लो लेवल पे उसको ले आए और फिर चलता जाए उसका, क्योंकि डायबिटीज तो रहेगी लाइफ लॉन्ग, यस यस यस। प्रिवेंशन भी लाइफ लॉन्ग कर। या तो डायबिटीज में अबव 40, so we need to give statin so that his future risk for CAD comes down। मतलब वो नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा वो करूँगा कि अगर उनकी स्कैनिंग में कोई प्लाक नहीं है, थिकनिंग नहीं है और उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है तो भले 40 हो भले 30 हो आप रिकंसिडर कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर हमारे पास उसका हार्ट स्कैन है, हार्ट स्कैन है तो फिर आप हाँ, टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। अगर उन्होंने नहीं किया हुआ है तो देन करो। विल हैव टू, यस। सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक जो है हमारा, फुल हेल्थ चेक जिसमें हार्ट इंक्लूडेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी, यस अदरवाइज पता ही नहीं पड़ेगा। यस यस, राइट। सो आज हमने डॉक्टर आर कासलीवाल, हमारे सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसमें अगर हम कंक्लूड करें कि हमें क्या पता चला है, सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडियंस एंड एज सच आजकल जो है, चाहे वो बाहर के कंट्रीज़ के लोग हैं चाहे हमारे कंट्री के हैं, पर हम ज़्यादा रिस्क पर हैं कंपैरेटिव टू देम। ख़ास तौर पे डायबिटिक लोग, इनको तो हार्ट डिज़ीज़ का बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो हमें हर वो चीज़ करनी है जिससे कि फ्यूचर में जाके हमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डायबिटीज़ के बारे में हम हमेशा बताते हैं कि डायबिटीज़ से जो डायरेक्ट लिंक्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपको नेफ्रोपैथी, किडनी डिजीज़ हो सकती है, आई डिजीज़ हो सकती है, आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं, तो ये हमेशा हमारे चेकअप बेसिक चलते रहते हैं। पर उसके अलावा एक और जो चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है वो आज हमने डिस्कस करी, दैट इज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के फ्यूचर में जाके हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि लाइफस्टाइल पे ध्यान देना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल बच्चों का भी ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको हुआ है डायबिटीज़ वही ध्यान रखेगा, बच्चों में भी केयर करनी है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो अभी 30s 40s में हैं, उनको भी ध्यान देना है। जो डायबिटिक लोग हैं, ओल्ड एज में हैं, सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना है, पूरी फैमिली को पार्टिसिपेट करना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे सर ने हमें बताया कि हम एटलीस्ट कुर्सी से खड़े हो सकते हैं हर घंटे, हम थोड़ा सा डिस्टेंस वॉक कर सकते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए। जब हमें ब्रेक्स मिलती हैं उसको वेस्ट ना करके बातों में हम वॉक कर सकते हैं, हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, हम अपनी कार तक वॉक कर सकते हैं। हम जब भी टाइम मिले, कोई टाइम नहीं है यंग लोगों में वॉक करने का, हम जब चाहे मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में कभी भी वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई टाइम की इम्पोर्टेंस है या नहीं है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है उसमें थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। इसके साथ हम आज की टॉक फिनिश करेंगे। सर, आपके कोई फाइनल रिमार्क्स हो तो? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन एनी क्योर, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में फिर वो कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बढ़ जाते हैं सर्जरी के, एंजियोप्लास्टी के। और हार्ट के साथ साथ हमें ध्यान रखना है ब्रेन का भी, उसमें भी धमनियों में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है को सबके करवाने चाहिए, हर डायबिटिक पेशेंट के। पैरों की डिजीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, ये सब भी हमें ध्यान रखनी है, और आर्टेरियल स्टिफनेस। तो मैं इसी से बंद करूँगा कि एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक स्टेप लिया और मैं आपके साथ शामिल हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। और आगे कभी मौका मिलता है तो अपन नॉन हार्ट अटैक की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस पर लोगों को और आगाह कर सकते हैं, क्योंकि वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बहुत थोड़ी कम होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।